नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भारत चीन की झड़प को लेकर बोले राहुल, सरकार के नींद में होने की कीमत जवानों को चुकानी पड़ी। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर भारतीय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि पहला, गलवान में चीनी हमला पूर्व नियोजित था। दूसरा, भारत सरकार सो रही थी और उसने समस्या से इनकार कर दिया था। तीसरा, इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक समाचार रिपोर्ट अटैच की जिसमें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने कहा है कि 15 जून का हमला चीन द्वारा पूर्व नियोजित था। नाइक ने कहा है कि भारतीय सैनिकों पर हमले की योजना चीन ने पहले से बना रखी थी और भारतीय सुरक्षा बल इसका करारा जवाब देंगे। गांधी ने गुरुवार को भी सरकार पर हमला किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या भारतीय सैनिकों को लद्दाख की गलवान घाटी में निहत्थे भेजा गया था। गौरतलब है कि बीते 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना की झड़प में चीन के 40 से ज्यादा जवान या तो घायल हुए या मारे गए। वहीं भारत के 20 जवान शहीद हुए। सैन्य सूत्रों ने जानकारी दी कि इससे पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प वाले स्थान के पास भारत और चीन की सेनाओं के डिविजनल कमांडरों के बीच बैठक बेनतीजा रही। मेजर जनरल स्तरीय बातचीत में गलवान घाटी से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को लागू करने पर चर्चा हुई। 6 जून को दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में इसी पर सहमति बनी थी। लेह स्थित 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बापत ने वार्ता में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया। मंगलवार को भी दोनों पक्षों के बीच मेजर जनरल स्तरीय बातचीत हुई। एक सूत्र ने बताया, दोनों पक्षों की ओर से हिंसक झड़प के मुद्दे उठाए गए। भारत ने क्षेत्र में पीछे हटने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। हालांकि कोई सफलता नहीं मिली। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में ऊंचाई वाले इलाके में एक संकीर्ण पहाड़ी रास्ते पर चीनी सेना द्वारा निगरानी चौकी स्थापित किए जाने की वजह से भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से दूर रखने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने उठाए सवाल। कहा, जिलों की लिस्ट भी नहीं मांगी गई। जी हां दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 20 जून से देश के 6 राज्यों 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले से इस स्कीम की शुरुआत करेंगे। इस बीच योजना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र की ओर से उन जिलों की लिस्ट भी नहीं मांगी गई जहां स्कीम के तहत काम कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को लिस्ट में शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते दिनों 2 महीनों में 11 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी ओर से ऐसे जिलों को इस स्कीम के लिए चुना गया है जहां 25,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से वापस लौटे हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कम से कम 6 जिले मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कुछ बिहार, दक्षिण 24 परगना और पुरुलिया इसमें शामिल किए जा सकते थे। केंद्र सरकार की ओर से तय मानदंडों पर ये जिले खरे उतरते हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से केंद्र सरकार ने हमसे जिलों की लिस्ट नहीं मांगी है। पश्चिम बंगाल ने कहा कि केंद्र सरकार को जो राज्य से उन जिलों की लिस्ट मंगानी चाहिए थी जहां इस स्कीम को लागू किया जा सकता था। यह समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की मदद करने का है जिन्हें इस संकट के दौर में अपना रोजगार गंवाना पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने एक तरह से राज्य को नजरअंदाज करने का काम किया है क्योंकि सूबे में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग नहीं जा सकेंगे मतदान केंद्र। पोस्टल बैलेट से वोटिंग के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को जानकारी दी है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते 65 साल के ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा था। चुनावों के
दौरान अब सोशल डिस्टेंसिंग आदि का भी पालन किया जाएगा। द प्रिंट के साथ बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 22 अक्टूबर 2019 को चुनाव आयोग की सिफारिश पर 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा देने के लिए कानूनी संशोधन किया गया था, ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग लोग आराम से अपने घर से ही वोट डाल सकें। अब आयोग ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए उम्र के इस दायरे को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब 65 साल से ऊपर के सभी लोग पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकेंगे। अरोड़ा ने यह भी बताया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ ही कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रह रहे लोग भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। इससे मतदान केंद्रों पर ज्यादा भीड़ भी नहीं लगेगी और लोगों को भी आसानी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर के जरिए सच छिपाने में लगी है, प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर एफआईआर के जरिए सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मीडिया तक को सच दिखाने से रोका जा रहा है, तभी तो स्क्रोल वेबसाइट की पत्रकार सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का गंदा खेल खेला गया। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर करके सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती। जमीन पर इस आपदा के दौरान घोर अव्यवस्थाएं हैं। एक पत्रकार ने जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी में भूख से पीड़ितों पर स्टोरी की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। उन्होंने कहा कि सच्चाई दिखाने से बिगड़ी व्यवस्थाओं में सुधार संभव है, लेकिन योगी सरकार पत्रकारों पर, पूर्व अधिकारियों पर, विपक्ष पर सच्चाई सामने लाने के लिए एफआईआर करवा दे रही है। यह बहुत शर्मनाक है। वहीं स्क्रोल वेबसाइट ने इस मामले में एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है वह अपनी स्टोरी पर कायम है, जो भी लिखा गया है वह सही लिखा गया है, ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। दरअसल स्क्रोल वेबसाइट ने 8 जून को एक स्टोरी चलाई थी जिसमें बताया था कि वाराणसी के डोमरी गांव, जिसे पीएम मोदी ने 2018 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था, वहां लॉकडाउन के दौरान लोग भूख से परेशान थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गांव में लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल को राशन कार्ड के बिना भी जरूरतमंद लोगों को राशन दिए जाने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर शहीद हुए जवानों के सम्मान में जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं को दिया ये सुझाव। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारत चीन सीमा पर बढ़े तनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने जन्म दिवस को मनाने से मना कर दिया है। गांधी के मुताबिक गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को सम्मान देने के लिए ये फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बुधवार देर शाम हुए राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी की एन बीरेन सिंह सरकार से 9 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अगर सरकार विश्वास मत हासिल करने में असफल रहती है तो भाजपा पूर्वोत्तर के इस राज्य को खो देगी, जहां चुनाव के बाद कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाने में सफलता पाई थी। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया गया है जब पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी कानराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट या एसपीएफ नाम के नए गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस का एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी प्राप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली एसपीएफ ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर चर्चा निराशाजनक, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस कोविड-19 पर चर्चा को देखकर निराशा हुई है। श्री गहलोत ने बुधवार को कहा कि अब तक हर राज्य को कोविड-19 का सामना करने के लिए सर्वोत्तम उपायों के बारे में पता चल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यह देखकर निराशा हुई कि केंद्र और राज्यों के समक्ष जो चुनौतियां और बाधाएं हैं उन पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी कि केंद्र किस प्रकार से राज्यों के लॉकडाउन के बाद की कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगा। गौरतलब है कि राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले 13,000 से अधिक हो गए। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 3,54,065 और मरने वालों का आंकड़ा 11,903 है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मंत्री का दावा
चौंकाने वाले होंगे राज्यसभा चुनाव के परिणाम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शुक्रवार को चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार को एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा को सपा, बसपा और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक दल की गुरुवार को होने वाली बैठक को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज भी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। कुछ विधायकों की अनुपस्थिति पर सफाई देते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 4 से 5 विधायक नहीं आ पाए थे, उन्होंने पहले ही सूचना दे दी थी। पीसी शर्मा ने दावा किया है कि आज आयोजित बैठक में सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा के चुनाव के लिए पहले 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट करेंगे। इसके बाद बचे हुए विधायक फूल सिंह बरैया को वोट करेंगे। निर्दलीय, सपा और बसपा विधायकों के भाजपा कार्यालय पहुंचने पर पीसी शर्मा ने कहा कि फूल सिंह बरैया का पुराना इतिहास है, वोटिंग जब होती है तो वोट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आने का दावा करते हुए कहा कि जब राज्यसभा का रिजल्ट आएगा तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल की राष्ट्रपति ने दी विवादित नक्शे वाले संशोधित बिल को मंजूरी। भारत के 3 क्षेत्र अपने में दिखाएं। जी हां दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को उस संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी जिसके जरिए नेपाल अपना नया नक्शा जारी कर रहा है। इस विवादित नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों को नेपाल अपना हिस्सा बता रहा है। बता दें कि भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल की संसद ने उस नए राजनीतिक नक्शे को अद्यतन करने के लिए संविधान में गुरुवार को संशोधन कर दिया, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत ने नेपाल के मानचित्र में बदलाव करने और कुछ भारतीय क्षेत्रों को उसमें शामिल करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को नेपाली संसद के निचले सदन में पारित किए जाने पर शनिवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह कृत्रिम विस्तार, साक्ष्य एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह मान्य नहीं है। भारत ने नवंबर 2019 में एक नया नक्शा जारी किया था, जिसके करीब 6 महीने बाद नेपाल ने पिछले महीने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन इलाकों पर अपना दावा बताया था। नेपाली संसद के ऊपरी सदन यानी नेशनल असेंबली ने संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके बाद नेपाल के नक्शे को बदलने का रास्ता साफ हो गया। नेपाली संसद के ऊपरी सदन में संविधान संशोधन विधेयक रविवार को पेश किया गया था। इससे एक दिन पहले निचले सदन से इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। ऊपरी सदन में मौजूद सभी 57 मौजूद सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नेशनल असेंबली के सभापति गणेश तिमिलसिना ने बताया कि सभी 57 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नेपाल के संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके पर दावा किया गया है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव पैदा हो गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीसीसीआई ने कहा चीनी कंपनी से देश को फायदा, वीवो से खत्म नहीं करेंगे करार। जी हां दोस्तों, एक और जहां चीन के उत्पादों और कंपनियों के देश भर में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो आईपीएल के प्रायोजक वीवो से करार खत्म नहीं करेगी। बीसीसीआई ने कहा कि वो अगले दौर के लिए अपनी प्रायोजन नीति की समीक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन आईपीएल के मौजूदा टाइटल प्रायोजक वीवो से करार खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का कहना है कि आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे से भारत को ही फायदा हो रहा है, चीन को नहीं। लद्दाख में सीमा पर गलवान में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव के बाद चीन विरोधी माहौल गर्म है। 4 दशक से ज्यादा समय में पहली बार भारत चीन सीमा पर हुई हिंसा से कम 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। उसके बाद से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है। धूमल ने हालांकि कहा आईपीएल जैसे भारतीय टूर्नामेंटों के चीनी कंपनियों द्वारा प्रायोजन से देश को ही फायदा हो रहा है। बीसीसीआई को वीवो से सालाना 440 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसके साथ 5 साल का करार 2022 में खत्म होगा। धूमल ने कहा जज्बाती तौर पर बात करने से तर्क पीछे रह जाता है, हमें समझ
समझना होगा कि हम चीन के हित के लिए चीनी कंपनी के सहयोग की बात कर रहे हैं या भारत के हित के लिए चीनी कंपनी से मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हम भारत में चीनी कंपनियों को उनके उत्पाद बेचने की अनुमति देते हैं तो जो भी पैसा वे भारतीय उपभोक्ता से ले रहे हैं उसमें से कुछ बीसीसीआई को ब्रांड प्रचार के लिए दे रहे हैं और बोर्ड भारत सरकार को 42% कर चुका रहा है। इससे भारत का फायदा हो रहा है, चीन का नहीं। पिछले साल सितंबर तक मोबाइल कंपनी ओप्पो भारतीय टीम की प्रायोजक थी, लेकिन उसके बाद बेंगलुरु स्थित शैक्षणिक स्टार्टअप बायजू ने चीनी कंपनी की जगह ली। धूमल ने कहा कि वह चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने के पक्ष में हैं, लेकिन जब तक उन्हें भारत में व्यवसाय की अनुमति है, आईपीएल जैसे भारतीय ब्रांड के उनके द्वारा प्रायोजन किए जाने में कोई बुराई नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।